नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात अखिलेश यादव की करेंगे और बड़ी चीज ये है कि अखिलेश यादव जो सोच रहे थे क्या उस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति करवट ले रही है, क्या उनके अनुकूल माहौल बन रहा है, इन सारी बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। हम लोग शुरुआत करेंगे उस मुस्लिम और जाट गठजोड़ से, जिस गठजोड़ के सहारे सत्ता की कुर्सी पर कम से कम समाजवादी पार्टी और आरएलडी ये मान रही थी कि इसके सहारे हम लोग बढ़ेंगे, आगे चढ़ेंगे और लोक भवन में बैठेंगे। जो वो बनवा कर गए थे वहां वो दोबारा लौट कर आएंगे। लेकिन वहां पर कुछ जो बातें हुई हम लोग उस पर बात करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे कि किस तरह उनके साथ खेल दर खेल होता गया और ऐसा आप ये मान कर चलिए कि उनकी जो संभावना है वहां तक पहुंचने की वो अब छीड़ होती नजर आ रही है। उसमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अभी जो है बहुत लंबा समय में कुछ नहीं बचा है। मैं आपको पहले दो घटना बताता हूं। पहली घटना, जिस तरीके से जयंत चौधरी ने पैर छुआ पिछली पंचायत में और अबू आजमी ने बयान दिया कि साहब जाटों ने माफी मांग ली इस समुदाय से, आप देखिए वो कितना बड़ा बवाल हुआ था। और वो एक चीज आप ये समझिए कि वो उन जख्मों पर नमक छिड़कना था जो 2013 में लगे थे। एक सवाल, एक यह घटना हुई। दूसरा, 5 तारीख की महापंचायत में जो राकेश टिकैत ने कहा, जो उन्होंने वहां अपने भाषण में जो उन्होंने नारे लगाए, देखिए वहां तो लोग ये बता रहे हैं जो लोग वहां आप ये समझिए उस इलाके से परिचित हैं, वो लोग इस बात को कह रहे हैं कि दरअसल जब उन्होंने नारे लगाए और बाबा महेंद्र टिकैत का उदाहरण दिया तभी वहां पर प्रतिक्रिया शुरू हो गई, लोगों में नाराजगी शुरू हो गई। बाद में आप देख रहे हैं कई तरह की बातें आई। तो दूसरा जो, और जिस पर बहन मायावती ने बड़ी सटीक टिप्पणी की कि आपने भाईचारे की बात तो बहुत ठीक की, लेकिन जो 2013 को आपने कुरेदा वो बड़ा गड़बड़ है। तो ये दोनों जो इंसिडेंट है वो इंसिडेंट अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के लिए तो बहुत बेहतर संकेत नहीं है। लेफ्ट लिबरल कबाल कुछ भी समझे, एक बात। दूसरी बात, जिस जाट वोट की बात ये लोग कर रहे हैं आज के दौर में, उस जाट वोट, वो जाट वोट किसके साथ है उसको समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि उसका अगुआ कौन है। क्या उसके अगुआ जयंत चौधरी हैं, क्या उसके अगुआ राकेश टिकैत या नरेश टिकैत हैं, या फिर उसके अगुआ संजीव बालियान है। एक नाम जो जाटों में हमको लग रहा है कि आज के समय में, गैर जाट तो आप छोड़ दीजिए, गैर जाट में भी संजीव बालियान का वही सम्मान और रुतबा है जो जाटों में है। तो अब ये जब आप जाट नेता देखिएगा तो वहां ये 3 अभी नजर आ रहे हैं। ये बालियान खाप से खुद ही हैं, गठवाल खाप से जो आते हैं भाजपा के विधायक, उनके ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ और उसमें इनके जो टिकैत के लोगों की जो भूमिका रही, जो उनके खिलाफ एफआईआर हुए, तो आप ये समझिए कि ये, और जो एफआईआर हुई उसमें संजीव बालियान गए तब हुआ। तो जाटों में जो एक बड़ा चेहरा उभर रहा है उसे आप कहिए संजीव बालियान। संजीव बालियान की जाट में भी अच्छी पकड़ है और गैर जाट में भी अच्छी पकड़ है। तो ये जो चीज हुई है, ये चीज चाहे वो अखिलेश यादव हो और चाहे आरएलडी हो, उनकी राह कठिन कर दी है। क्योंकि संजीव बालियान भाजपा के हैं, मतलब वहां भाजपा का पैर मजबूत है। आप इसे किसी भी चश्मे से देख सकते हैं, वो चश्मा लगाकर आप देखने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो चीजें जानना जरूरी है कि अखिलेश यादव की राह कितनी कठिन है वहां पर।
तो पश्चिम से माहौल बनता है, पश्चिम में जो लहर है वो लहर पूरब तक पहुंचती है, एक बात। दूसरी बात, जो टिकैत परिवार है उसका प्रभाव गंगा के उस पार नहीं है। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जैसे ही आप नदी उस पार जाते हैं इनका प्रभाव कम होने लगता है। फिर आप देखिए कुछ समीकरण हैं, जो समीकरण ये बताते हैं कि इतना सहज चीजें नहीं है जितनी लेफ्ट लिबरल कबाल के द्वारा दिखाई जा रही हैं। मान लीजिए कि सब कुछ अनुकूल रहा, अब ये जब टिकट का बंटवारा होगा, खासकर जिसे आप जाट लैंड कहते हैं, वहां पर कौन जाट को टिकट देगा, कौन अल्पसंख्यक समुदाय को टिकट देगा, यह तय करेगा कि किसके पास कितनी सीट आने वाली है। अब ये जो लोग आज भाईचारे की बात कर रहे हैं, हालांकि उन पर और भी आरोप हैं लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, तो वो भाईचारा टिकट बंटवारे में किस चारे में जाएगा, ये एक देखने वाली बात होगी। दूसरी बात हमारे हैं जो लोग ये बात कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है और ये है वो है। अभी मैं आज संडे गार्जियन पढ़ रहा था, उसमें एक रिपोर्ट भी है कि देखिए किस तरीके से 203 भी नहीं पार कर पाएंगे, 202 का जो जाडवी आंकड़ा है। तो दरअसल जो लोग ये बात कर रहे हैं वो वैसी ही बात कर रहे हैं जैसी 2019 में कर रहे थे, ये कुछ नहीं होने वाला, सब उत्तर प्रदेश तो गया हाथ से। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो हवा बह रही है उसके बारे में उनको पता नहीं और वो जमीनी वास्तविकता से दूर हो चुके हैं। अगर खराब लगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूं आज के हम 1 महीना और 2 महीना और साल भर पहले बात नहीं कर रहे हैं, हम बात आज की कर रहे हैं। और जो अब सिनेरियो बदल रहा है, हम उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि आप ये देखिए कि किस तरीके से अखिलेश यादव के का दौर जिन लोगों ने देखा है, जिन्होंने उस सरकार के आप ये समझिए इकबाल को देखा है, वो क्या सोचते हैं या आप थोड़ा निकलिए और देखिए। हम उस पर नहीं जाते, अब हम आते हैं कि एक तो इन्होंने ये खेला कि हम जाट को अपनी तरफ लामबंद कर लेंगे। हम बात ओबीसी की करते हैं, आप ओबीसी में आइए। ये जो जाति जनगणना वाला सिगूफा छोड़ा गया है उसके पीछे बड़ा मसला यही है कि जो 127वां संविधान संशोधन हुआ है, उस संविधान संशोधन ने सब जगह की राजनीति बदली है। उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल लैंडस्केप को उसने और बदल दिया है। या ये एक चीज आप देखिए, दरअसल जो तमाम कमिटियां यहां बनी, अभी भी जो एक कमिटी ने रिपोर्ट दी उसमें यही कहा जा रहा है कि 2-3 बिरादरियां हैं पिछड़ों में जो सारा फायदा उठा रहे हैं। नाम मैं किसी बिरादरी का नहीं लूंगा, तो उन बिरादरियों को 5-6% में सीमित किया जाए और बाकी को बांट दिया जाए। देखिए अभी का क्या फार्मूला है हमको नहीं मालूम है, क्योंकि वो रिपोर्ट जो है वो डिस्क्लोज नहीं हुई है। लेकिन जो राजनाथ सिंह के समय में सामाजिक न्याय समिति आयोग बना था, सामाजिक न्याय आयोग, उस आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें 5, 14 और 9 ये जो कॉम्बिनेशन था, इस कॉम्बिनेशन पर बात की जा रही थी कि जो खूब लाभ ले चुके हैं सरकारी नौकरियों में उनको 5% दिया जाए। और जानते हैं कौन लोग हैं, जो अति पिछड़ा है उसको जो है 9% दे दिया जाए, और जो अत्यंत पिछड़ा है उसको जो है 9-6-14 वाला फार्मूला था। तो इस तरीके से उनको समायोजित किया जाए। अभी वाला तो नहीं मालूम, क्योंकि वो तो रिपोर्ट जो है डिस्क्लोज नहीं हुई है। तो एक तो ये हो गया। तो अब जिस ओबीसी को ये अपनी तरफ कर रहे थे, अब वो कहां जाएंगे। और बड़ी दिलचस्प चीज है कि देखिए सवर्णों को लेकर तो जो जात के आधार पर खड़ी पार्टियां हैं उनका तो कभी भरोसा रहा नहीं, और इन्हीं के पार्टी के अंदर जो स्थिति है उस स्थिति को जो लोग लखनऊ की सियासत को देख रहे हैं वो जानते हैं, लंबे दौर से जो देख रहे हैं उनको पता है कि किस बिरादरी की क्या आप ये समझिए साख
और क्या कद और पद है यहाँ पे, मतलब समाजवादी पार्टी में। हम किसी पर्टिकुलर का नाम लेना भी ठीक नहीं होगा और ना उसमें जाना चाहिए। दरअसल अपना कहना यह है कि एक जो पश्चिम समीकरण था वो बिगड़ता दिखाई दे रहा है। ओबीसी वाला जो जोड़ना था कि गैर यादवों को जोड़ा जाए, वो भी जो 127वां संविधान संशोधन हुआ है उसके बाद वो राह भी बहुत सहज नहीं दिखाई दे रही है। और तीसरा जो एक दांव खेला जा रहा है ब्राह्मणों पर, हमको लगता है कि वो ज्यादा सफल नहीं होगा, क्योंकि अगर ब्राह्मण मूव करता है तो मेरा अपना ये मानना है कि वो सपा के बजाय ज्यादा अपने को करीब मानता है बसपा को। ये एक संभावना होती है। रही बात ठाकुरों की, तो जब हम जातिगत राजनीति की बात करते हैं तो वो बिरादरी भी आजकल भाजपा के साथ ही ज्यादा कंफर्ट में है। बाकी कायस्थ वो पारंपरिक रूप से, अगर हम देखिए, अब 100% तो कोई नहीं जाता है, लेकिन 90% जो है वो रहते हैं भाजपा के साथ ही। तो ये पूरी स्थिति है। ऐसी स्थिति में यह नहीं जान पड़ता है कि कोई संभावना बची है समाजवादी पार्टी के लिए। बहरहाल ये अपना अनुमान है और हमको लगता है कि ये अनुमान बड़ा सटीक है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं आप जरूर बताइएगा। और मैं चलते चलते एक चीज आपसे कहूंगा कि आप सब लोग बड़े गुणी और धनी लोग हैं, तो हमको लगता है कि भाषा बड़ी संसदीय होनी चाहिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। एक और आप लोगों से गुजारिश है कि टेलीग्राम पर आप जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में मतांतर का जो है, और डिस्क्रिप्शन में पूरा दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, और ट्विटर पर भी है, वो भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी आइए, ताकि अपनी कई जो स्टोरियां हैं उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। चलते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।